प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ये एसकेएम स्टडी के इस वीडियो लेक्चर में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 12 के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक से होगा। ये बुक जो आपका फर्स्ट पेपर है, ठीक है, इसी बुक से स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले हम थोड़ा टॉपिक दिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद जो देख रहे हैं एनसीईआरटी के बुक की है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे थोड़ा इस बारे में समझ लेते हैं। तो जो जो टॉपिक पढ़ेंगे उसको एक बार देख लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। देखिए, विषय सूची में हम लोग को पढ़ना है सबसे पहले प्रस्तावना में अध्याय फर्स्ट में वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है? इसमें पढ़ना है भूमिका, वैद्युत आवेश, चालक तथा विद्युत रोधी, प्रेरण द्वारा आवेश, वैद्युत आवेश के मूल गुण, कूलाम का नियम, बहुल आवेशों के बीच बल, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत द्विध्रुव, एक समान वाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव संतत आवेश वितरण, गाउस नियम और गाउस के अनुप्रयोग। इतने टॉपिक हमें फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ एक बार इसे शेयर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि हम इसमें सभी टॉपिक आपको पढ़ाने वाले हैं विथ न्यूमेरिकल की कुल हम इसमें दिखाने वाले हैं। कुल 24 क्वेश्चन बताएंगे आपको, ठीक है। देखिए, ये है हमारा न्यूमेरिकल। ये यहाँ देखिए, ये न्यूमेरिकल है अभ्यासमाला फर्स्ट सेकंड थर्ड। इस तरीके से लास्ट में अतिरिक्त को नहीं बताना है, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं। और इस तरीके से 24 न्यूमेरिकल हम बताएंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम लोग इसका टॉपिक शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं भूमिका से। तो मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फर्स्ट यूनिट को स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे पहला जो चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है। अब देखिए, आपके बुक का जो पहला टॉपिक था वो है घर्षण विद्युत, ठीक है। घर्षण विद्युत क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन क्या होता है? देखिए, अब से लगभग 2500 वर्ष पहले एक प्रसिद्ध यूनानी वैज्ञानिक थेल्स ने जब अंबर ऋणात्मक आवेश होता है अंबर पर, अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा जाता है तो उसमें हल्की वस्तुएं जैसे कागज के टुकड़े, तिनके को इत्यादि को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। यानी 2500 वर्ष पहले यूनान के वैज्ञानिक थेल्स ने जब अंबर को ऊन से रगड़ा, ठीक है, तो उनमें हल्की वस्तुएं जैसे छोटी छोटी वस्तुएं जैसे कागज के तिनके को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। यानी ये वस्तुएं क्या हो जाती हैं, आवेशित हो जाती हैं। परंतु फिर से देखिए, इन्होंने कहा परंतु लगभग 200 वर्षों तक इस बात को कोई महत्व नहीं दिया गया। ये जो थेल्स वैज्ञानिक थे, जब इन्होंने क्या कहते हैं अंबर और ऊन से रगड़ा और जब वो आवेशित हो गई, तो इस बात को 200 वर्षों तक किसी ने कोई महत्व नहीं दिया। किसी ने का मतलब है वैज्ञानिकों ने इनकी इस बात का कोई महत्व नहीं दिया। सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे डॉक्टर गिलबर्ट ने प्रयोगों द्वारा पता लगाया कि अंबर की भांति ही अन्य पदार्थ जैसे कांच, आबनूस, गंधक, लाख इत्यादि भी रगड़ने पर हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इस गुण को प्राप्त कर लेने के बाद पदार्थ विद्युमय कहलाता है। यानी जब ये वस्तुओं को रगड़ते हैं तो इसमें धन आवेश और ऋण आवेश आ जाता है।
कुछ वस्तुओं में धन आवेश आ जाता है, कुछ वस्तुओं में ऋण आवेश आ जाता है। तो इसी घटना को कहते हैं वस्तुएं क्या हो गई हैं, विद्युतमय हो गई हैं। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, विद्युत क्या होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के इलेक्ट्रॉन शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य होता है एम्बर। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी किस शब्द से हुई है, ग्रीक भाषा के इलेक्ट्रॉन शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य होता है अंबर। अंबर ही एक ऐसा पदार्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों जिस पर ऋण आवेश होता है। ऐसे भी कई हम वस्तुएं बताएंगे, चार पांच वस्तु हम बताएंगे जिस पर धनावेश होगा और ऋणावेश होगा। यानी किसी एक वस्तु पर हमेशा याद रखिए, किसी एक वस्तु पर या तो धन आवेश होगा या फिर ऋणावेश होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसकी परिभाषा समझ लेते हैं विद्युतिकी की। यह ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसका उपयोग घरों तथा उद्योगों में विभिन्न कार्यों में किया जाता है। ठीक है ना। आगे समझते हैं पदार्थ, अणु, परमाणु। यानी जो पदार्थ होता है, जो मैटर होता है, वो अणुओं से मिलकर बना होता है और अणु हमारे परमाणुओं से मिले होते हैं, परमाणु से मिलकर बने होते हैं। और ये सारी चीज़ें जो परमाणु होती हैं उसमें इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन होता है नाभिक में। ठीक है, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक के केंद्र पर होता है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। आगे देखिए, घर्षण विद्युत में जो घटनाएं घटती हैं वो क्या होती हैं। तो घर्षण विद्युत में जो घटनाएं घटती हैं वो अंबर को ऊन से अगर रगड़ते हैं तो वस्तु जो है विद्युतमय यानी आवेशित हो जाती है। इस घटना को हमने समझ गया। अब हम यदि किसी कांच की छड़ को और ऊनी वस्त्र को, कांच की छड़ पर धन आवेश होता है और ऊन पर ऋण आवेश होता है। ठीक है, अगर हम इन दोनों को रगड़ते हैं तो यह दोनों एक दूसरे पर, अभी तो रगड़ने से पहले दो वस्तुएं विद्युत की उदासीन होती हैं, उस पर ना तो धन होता है ना ही ऋण होता है, और जैसे ही रगड़ते हैं ना ये धनावेशित हो जाती है और ये ऋणावेशित हो जाती है। ऐसे देखिए एक एग्जाम्पल हमने और लिया है, बिल्ली की खाल एबोनाइट की छड़। हमने यहाँ पे बिल्ली की एक एबोनाइट की छड़ लिया है, अभी ये ऐसे ही रखा है, उदासीन है, इस पर कोई चार्जेस नहीं है। बिल्ली की खाल भी है, उदासीन है, इस पर कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, अगर हम एक एबोनाइट की छड़ और बिल्ली की खाल को एक दूसरे से अगर रगड़ते हैं, ठीक है, तो इसमें ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है और इस पर भी ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि बिल्ली की खाल और एबोनाइट की छड़ ऋणावेश उत्पन्न करती हैं। रगड़ने से पहले ये इस पर कोई चार्जेस नहीं होते और जैसे ही रगड़ते हैं ये अपने ऊपर, अपने सतहों के ऊपर आवेश उत्पन्न करती हैं। अब कुछ मेन बातें हमारा यहाँ पे ये है, आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। ये आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या कहता है? आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत कहता है कि यदि दो वस्तुओं को रगड़ने से पहले वह दोनों वस्तुएं विद्युत की उदासीन होती हैं, इस पर किसी प्रकार के कोई चार्जेस नहीं होते हैं। अब यहाँ देखो, कण जो है अणु से मिलकर बना है, अणु परमाणुओं से मिलकर बना होता है। आगे मैंने यहाँ पे नाभिक बनाया है। इस नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन उपस्थित है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर कक्षा में चक्कर लगा रहा है। मान लीजिए हम हीलियम ले लेते हैं। हीलियम परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 2 होता है, इसलिए इसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं।
आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का ऋण आवेश होता है और उस पर आवेश की जो मात्रा होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलाम, और प्रोटॉन पर धन होता है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलाम धन आवेश। ये मात्रा एक ही होती है, लेकिन जो चिन्ह होते हैं न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के डिफरेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के डिफरेंट होते हैं, तथा न्यूट्रॉन जो है वह उदासीन होता है, इस पर कोई चार्जेस नहीं, इसका कोई वैल्यू नहीं होता, यह शून्य माना जाता है। आगे समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए, कांच पर होता है धनावेश और रेशम के कपड़े पर होता है ऋण आवेश। अब जैसे ही दोनों वस्तुओं को रगड़ते हैं, अभी रगड़ने से पहले आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या कहा था कि रगड़ने से पहले दो वस्तुएं विद्युत की उदासीन होती हैं और जैसे ही हम इसे रगड़ेंगे यह इस पर आवेश आ जाते हैं। कांच पर धनावेश आ जाता है, रेशम के कपड़े पर ऋण आवेश आ जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये देख रहे हैं, रगड़ने के बाद ये घटना हो जाती है। फिर इन्होंने लिखा कि दो वस्तुओं को रगड़ने से पहले किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, इसीलिए दो वस्तुओं को रगड़ने से पहले वस्तु उदासीन होती हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे कि ये दोनों वस्तुएं भी रगड़ी नहीं गई हैं एक दूसरे से, ये विद्युत की उदासीन है। और रगड़ने से पहले अगर इस वस्तु पर समान इलेक्ट्रॉन और समान प्रोटॉन होता है, यानी 20 इलेक्ट्रॉन अगर धन में है तो 20 इलेक्ट्रॉन ऋण में है, इसीलिए क्या होती हैं, विद्युत की उदासीन होती हैं। और जैसे ही रगड़ेंगे ना तो वो अपना जो है अलग कर देती हैं, धनायनों को ऋणायनों को अलग कर देती हैं। अगर धन आयन वस्तु है तो धनायन आ जाएगा, ऋण आयन वस्तु है तो ऋण आ जाएगा। जैसे अब देखिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ लेते हैं। हीलियम के दो हैं, हीलियम के दो परमाणु क्रमांक होते हैं और इलेक्ट्रॉन -2 प्रोटॉन +2। ठीक है। हमने कहा अगर हीलियम कोई पदार्थ है और उस पर इलेक्ट्रॉनों रगड़ने से पहले उसमें इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, तो अगर हम हीलियम को ही ले लें, इसमें परमाणु क्रमांक 2 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 माइनस में होगा, प्रोटॉनों की संख्या +2 होगा। अब अगर इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो देख रहे हैं 0 मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि दो वस्तुओं को रगड़ने से पहले दोनों वस्तुएं विद्युत की उदासीन होती हैं। अब यहाँ आगे वाला जो रूल है कहता है इलेक्ट्रॉन की अधिकता, अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए तो उस पर ऋण आवेशित हो जाएगा। ठीक है, उस पर क्या हो जाएगा, उस पदार्थ पर ऋण आवेश। जैसे देखो, एल्यूमिनियम में 1 इलेक्ट्रॉन हमने रख दिया, जोड़ दिया तो Al- आ गया। अगर किसी भी धातु के ऊपर अगर 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है तो उस धातु पर ऋण आवेश उपस्थित हो जाता है। अगर किसी भी धातु से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया जाए, जितने इलेक्ट्रॉन आप बाहर निकालोगे उस धातु पर उतने धनायन उपस्थित हो जाएंगे। अगर उस पर ऐड करोगे कोई इलेक्ट्रॉन और बढ़ाओगे तो उस पर उतने ही ऋण आवेशित हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रख दिया जाए तो डबल माइनस हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन कर दिया जाएगा ट्रिपल माइनस हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे 2 घटा दिया डबल प्लस हो जाएगा। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से धातु पर ऋणावेश और कमी से धातु पर धनावेश हो जाता है। अब हम जरा समझ लेते हैं आवेशों के गुण क्या होते हैं। तो देखिए, आवेशों के गुण में, आवेशों में क्या होता है, आवेश अगर समान आवेश है तो प्रतिकर्षण होगा, विपरीत आवेश है तो आकर्षण होगा। तो यहाँ पे वही चीज हम कह रहे हैं कि प्रतिकर्षण तथा आकर्षण बल लगेगा जब समान आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण बल, और विपरीत आवेश होते हैं तो आकर्षण बल लगता है। फिर कांच की छड़, ये कांच की छड़ है, ये भी कांच की छड़ है, दोनों पर धनावेश है तो इसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा,
ये दोनों विपरीत डायरेक्शन में रिपल्सन पर भागेंगे एक दूसरे से। और ये कांच की छड़ है, ये प्लास्टिक है, ठीक है। यह एक दूसरे की ओर आएंगे क्योंकि एक पर धन आवेश है और एक पर ऋण आवेश है, इसमें आकर्षण बल लगेगा। अब देखिए विद्युत प्रेरण। विद्युत प्रेरण का मतलब है जो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है उसी को विद्युत प्रेरण कहते हैं। आवेशों का आदान प्रदान होता है, आकर्षण प्रतिकर्षण होता है, उसी को विद्युत प्रेरण कहते हैं। एक धनावेशित वस्तु मैंने लिया है और एक उदासीन क्षण लिया है। उदासीन में मैंने बताया कि कोई वस्तु अगर उदासीन है तो उस पर धनायन और ऋणायनों की संख्या बराबर होती है। तो इस पे मैंने देख रहे हैं 3 धनायन लिया है और यहाँ पे एक और ऋणायन कर देते हैं, एक और ऋणायन कर दे। तो ये उदासीन है, इस पर आवेश है धन। अब इन दोनों को जब हम पास में ले आते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि ये धन है और ये भी धन है, तो ये धन एक दूसरे को क्या करता है, दूर भगाता है। तो ये सारे धन ये चले आते हैं इसके प्रतिकर्षण के कारण इस सिरे पर, और इसके जो ऋण हैं ये चला आता है इस सिरे पर। इस सिरे पर क्यों आएगा, क्योंकि ये धन इस ऋण को क्या करेगा, आकर्षित कर लेता है, ठीक है। इसलिए दोनों को पास में लाने पर ये घटनाएं हो जाती हैं, देख रहे हैं ना। इस पर तो धन धन ही रहेगा लेकिन इस सिरे वाला मैटर बदल जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन धन वाले इधर उधर तितर बितर थे वो बाहर भाग जाएंगे, ठीक है, दूसरे सिरे पर, और इसका जो ऋण आवेश है इसके निकट आ जाएगा। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, विद्युत प्रेरण। जब ये आवेशों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक हो जाए तो ये घटना हमारी विद्युत प्रेरण बोली जाती है। अब देखिए योग का गुण। योग का गुण मतलब आवेशों को हम जोड़ सकते हैं, यानी एक आवेश में दूसरे आवेश को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 आवेश। आवेशों के गुण में आवेशों को हम जोड़ सकते हैं। अब आगे देखिए आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है, दोनों वस्तुओं में समान मात्रा में आवेश उपस्थित होता है। दोनों वस्तुओं में समान मात्रा में आवेश उपस्थित होता है। आवेश की मात्रा पर वेग का प्रभाव। आवेश की मात्रा पर वेग का क्या प्रभाव होता है, यम वी बराबर यम नॉट बटे √1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। जहाँ यम नॉट विराम का द्रव्यमान है, यम द्रव्यमान का पिंड है, और यम बी वी वेग से जो इलेक्ट्रॉन है वो गतिशील होते हैं। आगे हमने अगले गुण में लिखा है आवेश की क्वांटम प्रकृति। तो यहाँ पे Q बराबर n इंटू ई से अगर हम n बराबर 1 2 3 रखेंगे तो इस तरीके से Q बराबर n हमें मिल जाएगा, और यही है आवेश का क्वांटम प्रकृति। आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कूलाम ने क्या करा कि इन्होंने 2 स्थिर आवेश लिया। दोनों आवेशों पर हमने यहाँ पे एक आवेश Q1 लिया है और दूसरा आवेश Q2 लिया है, और यह दोनों एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रख दिया है। अब यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो आप जानते हैं कि अगर 2 वस्तुओं पर 2 आवेशों पर समान अगर चिन्ह है तो उसमें प्रतिकर्षण बदलेगा। तो प्रतिकर्षण मतलब ये भी दूर भागेगा, ये भी दूर भागे। एरो देखो मैंने इधर दूर का चिन्ह लगा दिया है कि ये भी इधर भाग रहा है, ये भी इधर भाग रहा है, और ये दोनों एक दूसरे पर स्मॉल r दूरी पर बिंदु A और बिंदु B पर स्थित हैं। अब इन्होंने कूलाम ने क्या करा, कूलाम ने कहा कि इस नियम के अनुसार इस नियम की खोज सन 1785 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक ने किया था। फ्रांस के वैज्ञानिक यानी कूलाम ने। कूलाम कहाँ के थे, फ्रांस में। अब खोज तो कर दिया, अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा किसी 2 आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी
ये देख रहे हैं ना, जो दो आवेश हैं इनके बीच लगने वाला आकर्षण तब लगेगा जब एक यहाँ पे धन होगा, दूसरा यहाँ पे ऋण होगा। प्रतिकर्षण तब लगेगा जब दोनों पर धन होंगे या दोनों पर ऋण होंगे। तो कहे कि किसी वस्तु पर किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यानी ये जो F है ना, F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 के है तथा F ही प्रोपोर्शनल F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r² के है। जैसे यहाँ देखो मैंने लिखा है कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ देखो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। अब अगर हम दोनों को संयोजित कर दें, यानी इन दोनों को अगर संयोजित करेंगे तो हमें मिल जाएगा F बराबर, यानी डबल F है, सिंगल F लिखेंगे, एक प्रोपोर्शनल यहाँ पे लगा देंगे, Q1 Q2 का गुणा 1 में करेंगे, नीचे r² हो जाएगा। इस तरीके से ये प्रोपोर्शनल हटेगा, एक कांस्टेंट मिलेगा K। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा समीकरण 3। अब जो K की जो वैल्यू मिली थी वो है K बराबर, जो कांस्टेंट अभी प्रोपोर्शनल हटाने पर मिला था वह होता है K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट है हवा या निर्वात की विद्युतशीलता। जहां अगर हम इस K के स्थान पर इसको रख दें तो ये हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2/r²। ठीक है, अब आगे देखो, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक लिख लेते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कैसे लिखेंगे, इसी फार्मूले को हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो समीकरण 4 से ही हमने क्या करा कि तिर्यक गुणा कर दिया और इस तरीके से मिल जाएगा। अब यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालना है तो F 4πr² भाग में कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ मिल जाएगा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। देखिए कूलाम स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि आवेश का मात्रक सबको पता है, इसका भी कूलाम इसका भी कूलाम, तो कूलाम में कूलाम का गुणा किया कूलाम का स्क्वायर बटे ये तो स्थिर है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा, और आर का मात्रक मीटर, आर मीटर स्क्वायर और एफ का न्यूटन, तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब इसका विमीय सूत्र अगर निकालना है तो उसके सूत्र को देखना पड़ेगा। यहाँ पे आवेश का मात्रक 80 होता है, विमीय सूत्र 80, बल का विमीय सूत्र mLT⁻², ये m है तो l लिख देंगे, इसका स्क्वायर है तो इसका घात 2 कर देंगे। अब इस तरीके से जब हल करोगे तो ये मिल जाएगा m के पावर -1, l के पावर -3, t के पावर 4, a के पावर 2। ये हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र। अब मेरे प्यारे बच्चे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक जान लेते हैं, मान। ठीक है, मान कैसे निकालेंगे, हमने क्या करा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर K होता है। K की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁻9, ये K की वैल्यू होती है, या इसकी वैल्यू आप समझ लीजिए। तो इसकी वैल्यू समझेंगे या K की वैल्यू, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके बराबर हमने ये लिख दिया, और हमें किसका निकालना है, एप्सिलॉन नॉट का। तिर्यक गुणा कर दिया और इतना तिर्यक गुणा किया इतना गया, फिर यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, और पाई का मान रखा, जब इसे हल करोगे तो 8.854 × 10⁻−12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इसका मान आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो हमारा टॉपिक है एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र, मात्रक और उसका मान, ये होता याद रखिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ये बहुत ज़्यादा प्रयोग आता है। 8.854 × 10⁻−12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब जानते हैं माध्यम का परावैद्युतांक।
माध्यम के परावैद्युतांक को K से प्रदर्शित करती हैं। और यहाँ पे हमने लिखा है कि कोई दो आवेश हैं Q1 और Q2 और इनके बीच का माध्यम मान लेते हैं हवा है। तो माध्यम की विद्युतशीलता को हम मान लेते हैं एप्सिलॉन से। ठीक है, माध्यम की विद्युतशीलता को एप्सिलॉन से। और यहाँ पे माध्यम का जो परावैद्युतांक है के बराबर हो जाएगा माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन बटे निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट। अब आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा के बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, तिर्यक गुणा करेंगे दिया जाएगा। आगे कूलाम के नियम से हमने क्या करा, कूलाम का नियम ये रखा और हम जानते हैं कि हवा या निर्वात के लिए के बराबर 1 होता है। जब के बराबर 1 रख दोगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट मिल जाएगा। ठीक है, और हम इसमें एप्सिलॉन नॉट के स्थान पे क्या लिख देंगे एप्सिलॉन, तो यहाँ पर एप्सिलॉन लिख दिए। और फिर हम जानते हैं कि एप्सिलॉन बराबर के इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो जहाँ पे एप्सिलॉन है वहाँ पे के इंटू एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे यहाँ पे, तो हमें ये वाला फार्मूला मिल जाएगा। तो कूलाम के नियम में F बराबर 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ के क्या है माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक है, आगे देखिए अब हम जानेंगे कूलाम की परिभाषा क्या होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों कूलाम की परिभाषा कैसे करोगे कि यहाँ पे अगर हम दो आवेश रखेंगे और दोनों आवेश एक दूसरे से 1 मीटर पर रखेंगे और दोनों आवेशों की जो वैल्यू होगी वो 1-1 कूलाम होगी। ठीक है, अगर हम किसी भी आवेश को रखें 1 मीटर की दूरी पर और जो आवेश हो 1-1 कूलाम हो, देखो Q1 Q2 बराबर 1 कूलाम तथा R बराबर 1 मीटर रख दें, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी इसकी वैल्यू तो हम जानते ही हैं कि 9 × 10⁻9 होता है। तो ये जब मान रखेंगे तो हमें ये चीज़ मिलेगा। और इसकी डिफिनीशन में हम क्या करेंगे कि हम कहेंगे एक कूलाम वह आवेश है जो अपने से 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान परिमाण वाले तथा समान प्रकृति वाले एक दूसरे पर Q पर 9 × 10⁻9 न्यूटन के बल आरोपित करते हैं। ठीक है, तो ये 9 × 10⁻9 न्यूटन के बल आरोपित करेंगे अगर हम दो आवेशों को 1 मीटर की दूरी पर रखें और उन आवेशों का जो वैल्यू है 1 कूलाम रहेगा। ठीक है।